अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज ओरिजिन ऑफ कोल। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोल पुट फॉरवर्ड बाय जियोलॉजिस्ट। कि हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ कोल की, जो कि हमें जियोलॉजिस्टों ने दी हैं। कह रहा है कि दीज थ्योरीज एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ कोल। कि ये थ्योरीज हमें पता बताती हैं प्री हिस्टोरिक्स ऑफ प्लांट्स, मतलब पुराने ज़माने में प्लांट्स कैसे गिरे और कैसे बरीड हुए, एंड देन उनसे कोल कैसे बना। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ कोल, मतलब आखिर कोल का वजूद क्या है, तो वो हमें कौन बताता है, ये थ्योरीज हमें बताती हैं। तो नंबर वन थ्योरी इज कॉल्ड इन सीटो थ्योरी एंड द नंबर टू थ्योरी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट थ्योरी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इन सीटो थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक कोल वाज फॉर्म्ड एट अ फिक्स्ड पोजीशन, दैट इज कोल सीम occupied roughly the same position where the original plants grew and their remains accumulated several millions years ago. These wood debris were converted into coal by high temperature and pressure by the action of microorganisms with the passage of time. इंसिटो थ्योरी के मुताबिक कोल एक ही जगह पर, एक फिक्स जगह पर बना है, मतलब प्री हिस्टोरिक्स प्लांट्स एक ही जगह गिरे, वहां पर ही बरीड हुए, मिलियंस ऑफ ईयर जमीन के अंदर रहे, और वो जो प्री हिस्टोरिक्स प्लांट थे वो प्लांट डेब्रिज के अंदर कन्वर्ट हो गए। फिर इन प्लांट डेब्रिज के ऊपर वेरियस बैक्टीरियल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट लगा, और इसी तरह से ये प्लांट डेब्रिज कोल के अंदर कन्वर्ट हो गई वक्त के साथ साथ। यहाँ पर मैंने सीम लिखा है, तो सीम का मतलब क्या है? सीम का मतलब रेजरवायर होता है। कोल के रेजरवायर हमारे पास क्या है? तो कोल्स के रेजरवायर हमारे पास प्लांट डेब्रिज हैं। कि जो कोल के रेजरवायर थे उन्होंने एक ही जगह ली जहां पर प्लांट्स ग्रीव उगे थे, मतलब जहां पर प्लांट्स उगे थे वहां पर ही गिरे, वहां पर ही इकट्ठे हुए, और उनमें से जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आए थे, हमारे इस्तेमाल में मतलब कि हमने उनसे कोई एज अ फ्यूल की तरह हमने उन प्लांट्स को यूज़ नहीं किया, हमने उनसे कोई फर्नीचर वगैरह नहीं बनाया, उसको हम बोलते हैं बचे हुए प्लांट। तो वो क्या हुआ, वो सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे हो गए और करते करते वो जमीन के अंदर चले गए। इसी तरह वो टूट फूट गए, मतलब उनसे प्लांट डेब्रिज बन गई। उन प्लांट डेब्रिज के ऊपर वेरियस बैक्टीरियल एक्शन, हाई टेम्परेचर और प्रेशर हुआ, और इसी तरह वो प्लांट डेब्रिज कोल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गए टाइम के साथ साथ। तो ये मैंने लिखा हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, आगे पढ़ते हैं पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ इंसिटो थ्योरी, कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि फेवर करते हैं इंसिटो थ्योरी को। तो नंबर वन पॉइंट, कोल सीम्स आर फाउंड ऑन द बेड्स ऑफ फायर क्ले constituent like alkali, calcium oxide, iron oxide, etc., which act as flux in such clay were found extracted by plant on it. कि फायर क्ले का मतलब यह है कि ऐसी मिट्टी जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि प्लांट्स मटेरियल बहुत ज़्यादा अरसे तक ज़मीन के अंदर दब चुके थे, इसलिए उन प्लांट्स मटेरियल के नीचे जो मिट्टी थी उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया था, और हमने उसको फायर क्ले बोल दिया। अब इस फायर क्ले मतलब हाई टेम्परेचर सैंड और कोल को आपस में जोड़ने वाली जो चीज़ थी वो अल्कली था, कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड वगैरह चीज़ें थी जिनको हमने फ्लक्स बोला, और इस फायर क्ले के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में प्लांट्स पाए। इसको मैं आपके सामने थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे इसको मान लो फायर क्ले, और इसी तरह यहां से मैं एक और लायर बना रहा हूं, इसको मैं जस्ट क्ले बोल रहा हूं। तो इस फायर क्ले के ऊपर इस पॉइंट के मुताबिक
माना गया कि बहुत ज्यादा मिकदार में कोल है। ये क्या है, सारे का सारा कोल है। और जो इस कोल को और फायर क्ले को आपस में जोड़ने वाली चीज है, इसको हमने बोला फ्लक्स। फ्लक्स क्या क्या हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, अल्कली वगैरह हो सकता है। अब इसमें भी एक दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस क्ले से जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं अपर पोर्शन। क्या बोलते हैं, अपर पोर्शन। और इस क्ले से नीचे जो पोर्शन है, इसे बोलते हैं लोअर पोर्शन। क्या बोलते हैं, लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं लिथोटाइप मटेरियल। लिथोटाइप मटेरियल। और इसको भी एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बायो टाइप मटेरियल। अभी बात है, इसको लिथोटाइप मटेरियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कोल के ऊपर जो ये क्ले थी, इसके ऊपर लिथोटाइप मटेरियल था। लिथोटाइप मटेरियल में यहां पर शेल्स थे, सैंड थी, स्टोन वगैरह थे। इससे नीचे इसको बायोटाइप मटेरियल बोला जाता है, क्योंकि इस क्ले के नीचे हमारे पार्ट्स, क्योंकि कोल के ओरिजिन प्लांट्स है, तो यहां पर हमने बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स को पाया गया। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी। तो पॉइंट नंबर टू कहता है, अंडर क्ले ऑफ कोल हैव बीन फाउंड टू कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल। अभी मैंने बताया कि अंडर क्ले ऑफ कोल, के कोल के नीचे लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स पाए गए, तभी तो कोल बना है ना। और ये कोल किस किस के दरमियान बना है, ये कोल फिर मैं एक बार बता दूं, ये फायर क्ले और क्ले के दरमियान बना है। तो पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ पार्टिकुलर कोल सेम ओवर अ वाइड एरिया, if the original plants were drifted from original place, then there would be great variation in ash content of coal in various place। इसको मैं आपके सामने थोड़ा ब्रीफ करके एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी खास कोल की कंपोजिशन मतलब बनावट सेम होगी ओवर अ वाइड एरिया। यहाँ पर कंपोजिशन से मुराद ये है कि उस सारी कोल के अंदर कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑलमोस्ट इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह से आप कोल लो, अगर वहां पर कार्बन की परसेंटेज 70 है, तो थ्रू आउट जो ढेर होगा उसमें कार्बन की परसेंटेज 70 ही होगी। लेकिन अगर आपके पास प्लांट जहां पर गिरे थे वहां से ड्रिफ्ट मतलब मूव कर गए किसी और जगह पर, तो फिर जो एश कंटेंट होगा कोल का वो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ होगा। मतलब यह कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया तो उसमें वाटर भी ऐड हो जाएगा। ज़ाहिर है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं ना, उसमें वाटर भी ऐड हो जाएगा। ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जलने में मुजाहमत करते हैं, मतलब नहीं जलते, ड्रिफ्ट होने की वजह से कोल में ऐड हो जाएंगे। इसी सारी जो कि मैंने आपको अबव बात बताई है, इसी को बोलते हैं एश कंटेंट ऑफ कोल। और इसी तरह से कोल की कंपोजिशन चेंज होती है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी। चलो मैं पॉइंट नंबर 3 की आपके सामने कंक्लूजन भी कर लेता हूं कि अगर कोल एक फिक्स जगह पर बना और ड्रिफ्ट ना हुआ तो कोल की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होगी। मैंने आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किया है। और अगर कोल बनने के दौरान प्लांट्स मटेरियल ड्रिफ्ट हो गया तो कंपोजिशन भी डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें फिर ड्रिफ्ट होने की वजह से वाटर ऐड हो जाएगा, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐड हो जाएंगे, फिर उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि एक्वेटिक फॉसिल आर नॉट फाउंड इन कोल। कि पॉइंट 4 कहता है कि एक्वेटिक फॉसिल कोल के अंदर नहीं पाए गए। मतलब यह कि कोल वाटर के अंदर बना ही नहीं है, जहां गिरा है इस थ्योरी के मुताबिक वहां ही कोल बन चुका है। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि इन द existing peat deposit decay vegetable has accumulated at the place of origin।
इन द एग्जिस्टेंस पीट डिपॉजिट, मतलब जो हमारे पास पीट के जखायर थे, ये बता रही है कि डीके वेजिटेबल जहां पर उगे थे वहां पर ही इकट्ठे हुए और वहां पर ही कोल बना। ये पॉइंट बता रहा है हमें इस थ्योरी की कंक्लूजन कि मैंने इसकी स्टेटमेंट भी लिखी थी ना कि कोल वाज फॉर्म्ड एट अ फिक्स पोजीशन। तो यह पॉइंट भी हमें बता रहा है जहां पर प्लांट थे, ग्रीव किए, वहां पर ही गिरे और वहां पर ही कोल बन गई। दैट इज एंड विद फर्स्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल। द सेकेंड थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी, कह रहे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक प्लांट्स एंड ट्रीज वर फॉलन, uprooted and transported by water or other carrier agent like air, storms, etc. to other locations such as lakes and estuaries. In lakes and estuaries, plants were buried and converted into coal due to microbial action, high temperature and pressure. अच्छा, ये जो दूसरी थ्योरी है ड्रिफ्ट, ये हमें क्या बताती है? इस थ्योरी के मुताबिक पौधे और दरख्त गिरे, इकट्ठे हुए और फिर ट्रांसपोर्ट हुए पानी, हवा, तूफान वगैरह की वजह से किसी दूसरी जगह जैसे झील या स्टोरीज, मतलब जहां पर दो दरिया मिलते हैं उसको स्टोरीज बोलते हैं, वहां पर गिरे हुए प्लांट्स चले गए। कह रहे कि लेक्स और स्टोरीज में प्लांट्स बरीड हुए, इकट्ठे हुए और वो कोल में तब्दील हो गए। कैसे? माइक्रोब्स, माइक्रोबियल एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से। करेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन द डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस लीविंग सॉलिड कोल रिमेन्स। कि जब कोल बन रही थी तो प्लांट्स की जो सेलुलोज थी वो डिकम्पोज हुई ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हुई। इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस लिबरेट हुई और सॉलिड कोल पीछे बच गया। तो पढ़ते हैं जी पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ड्रिफ्ट थ्योरी को फेवर करते हैं? पॉइंट नंबर 1, कह रहे कि ग्रेट थिकनेस ऑफ सम कोल सीम कैन बी एक्सप्लेन बाय ओनली ड्रिफ्ट थ्योरी। टू फॉर्म 1 मीटर थिक कोल 10 मीटर thick seam of peat is required. So by the formation of 10 meter thick seam of coal, 100 meter thick seam of peat is required, which is only possible according to drift theory. के बाज कोल बहुत थिक होते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी से, ना कि इन सिटू थ्योरी से। यहाँ पर ग्रेट थिकनेस से मुराद यह है कि बड़े बड़े ढेर जो आपको कोल के मिलते हैं तो वो सिर्फ ड्रिफ्ट थ्योरी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगर आपको 1 मीटर थिक कोल बनाना चाहते हो तो 10 मीटर थिक सीम ऑफ पीट इज रिक्वायर्ड, और अगर आप 10 मीटर कोल बनाना चाहते हो तो आपको 100 मीटर थिक सीम ऑफ पीट रिक्वायर्ड होगी। मतलब इस थ्योरी के मुताबिक आपके पास फार्मूला आ गया है कोल को मेजर करने का। अगर 10 मीटर पीट हुई तो 1 मीटर कोल बनेगी, 100 मीटर पीट हुई तो 10 मीटर कोल बनेगी, अगर 1000 मीटर पीट हुई तो 100 मीटर कोल बन जाएगी। इसी तरह अगर 10,000 मीटर पीट हुई तो 1000 मीटर कोल बन जाएगी, और इसी तरह आप इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हो। ये इतनी मिकदार में कोल का बनना मुमकिन है, हाँ मुमकिन है, सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट थ्योरी से, ना कि इन सिटू थ्योरी से। पॉइंट नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं।
कह रहा है कि जनरली देर इज नो सीट ऑफ अर्थ बिलो द कोल एंड कोल हैव बीन फाउंड लाइंग ऑन सैंड स्टोन एंड शेल्स। इसका मतलब यह है कि जब हम कोल की डिगिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोल के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं हैं, बल्कि कोल के नीचे सैंड, स्टोन और शेल्स हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहे कि इन द कोल सीम परसेंटेज ऑफ इंक्लाइन ट्रंक्स ऑफ फॉसिल इज मच मोर देन वर्टिकल पोजीशन। इफ द कोल सीम हैव बीन फाउंड एट अ सेम पोजीशन where the plant's material have been decayed and embedded, then fossil trunks would have been more in vertical position। इस सारे को मैं आपके सामने कुछ ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। इस पॉइंट में कहता है कि जो कोल हमें मिलती है तो वो ज्यादातर इंक्लाइन ट्रंक में मिलती है। इंक्लाइन ट्रंक का मतलब है हॉरिजेंटली मिलती है और बहुत कम वर्टिकली मिलती है। अब इंसिटो थ्योरी ने कहा जहां प्लांट्स गिरे वहां पर ही कोल बन गया, तो इससे पता चलता है कि कोल ज्यादातर वर्टिकल बना है, जबकि ड्रिफ्ट थ्योरी के मुताबिक हमें पता चलता है कि कोल हॉरिजेंटली ज्यादा बना है। हॉरिजेंटली कैसे, मतलब ऐसे ऐसे ज्यादा बना है। पॉइंट नंबर 4 कह रहे कि कोल सीम्स अपीयर्स लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स। सीम्स ऑफ कोल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट लायर सेपरेटेड बाय लायर ऑफ शेल्स, क्ले, सैंड और स्टोन विच वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू मीटर। इस थ्योरी के मुताबिक कोल हमें सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह दिखती है, मतलब जो कि इजीली ब्रेक हो सकती है, बिल्कुल सीधी सीधी किसी एक खास डायरेक्शन से। कोल जमीन के अंदर लायर्स की फॉर्म में होती है और मुख्तलिफ कोल्स की लायर एक दूसरे से सेपरेट होती हैं शेल्स, मतलब सॉफ्ट चट्टानों से, मट्टी से, पत्थरों से, पत्थरों वगैरह से। मतलब ये हुआ, ये पॉइंट भी हमें बता रहा है कि कोल के बनने में हजारों साल लग गए, क्योंकि एक लायर के बनने में ऑलमोस्ट 3-4 महीने लग जाते हैं, फिर दूसरी लायर के बनने में 3-4 महीने लग जाते हैं, अगली लायर बनने में साल लग जाते हैं, और इसी तरह करते करते बड़े बड़े कोल के ढेर लग गए। और ये डिफरेंट लायर्स में कोई सेंटीमीटर के हिसाब से थिक लायर थी और कोई मीटर के हिसाब से थिक लायर पाई गई। पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट, most coal in the world found as in situ origin, while most of the coal in subcontinents areas are drift origin। इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि कोल कहाँ पर इन सीटो और कहाँ पर ड्रिफ्ट ओरिजिन की है। तो अगर बात की जाए दुनिया की तो इन सीटो ओरिजिन ज़्यादा है बनिस्बत ड्रिफ्ट के, और अगर बात की जाए सब कॉन्टिनेंट्स एरिया की, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह की, तो ड्रिफ्ट ओरिजिन कोल की ज़्यादा है। मतलब कि दुनिया के अंदर कोल ज़्यादा बनता है उसी जगह पर जहाँ पर ओरिजिनल प्लांट्स गिरे थे, और सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर ज़्यादातर कोल बनती है मूव करके, मतलब एक जगह से प्लांट गिरा, वहाँ से ट्रेवल करके दूसरी जगह चला गया और वहाँ पर कोल बन गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।